हॅलो, मी गिरीश परदेशी. पुण्यामध्ये आपण ऐकलं असेल अनेक पेठा आहेत. सदाशिव पेठ, सोमवार पेठ, मंगळवार पेठ, घोरपडी पेठ, नाना पेठ, रस्ता पेठ. पण आज आपण एका वेगळ्या पेठेत जाणार आहोत आणि त्या पेठेचं नाव आहे पुस्तक पेठ. येस, पुस्तक पेठ. पुस्तक पेठ हे असं एक पुस्तकांचं आउटलेट आहे जिथे अगणित पुस्तकं आहेत वेगवेगळ्या विषयांवर, वेगवेगळ्या प्रकारची, वेगवेगळ्या भाषांमध्ये. आणि आजचा आपला विषय आहे 10 नाटकं जी अनेक विद्यार्थी मला नेहमी विचारतात की सर मला नाटक सुरू करायचं आहे, मला थिएटर सुरू करायचं आहे, पण मी कुठलं नाटक वाचू. तर मी अशी 10 नाटकं निवडलेली आहेत आणि ती नाटकं त्याच्यासमोर आज शेअर करणार आहे. आणि आपला व्हेन्यू आहे पुस्तक पेठ. चूंकि कुछ साल से मैं थिएटर ट्रेनिंग में हूं तो कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, जो एंथुसियास्ट्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि सर मैं थिएटर करना चाहता हूं, मैं थिएटर शुरू करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे ऐसे कुछ नाटक बताइए, कुछ किताबें बताइए जो मुझे मदद कर सकते हैं. तो ये व्लॉग मैंने ख़ास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो थिएटर शुरू करना चाहते हैं और अच्छे अच्छे नाटक पढ़ना चाहते हैं, जिसमें 10 नाटक मैंने चुने हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहला नाटक मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ें, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास द्वारा रचित. अभिज्ञान शाकुंतलम ना केवल संस्कृत नाटकों का एक अहम नाटक है, बल्कि पूरे विश्व साहित्य का एक सर्वोत्कृष्ट नाटक है. इसमें 7 अंकों में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है. महाभारत के आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान से ये कहानी ली गई है. और सबसे इम्पोर्टेंट और वैशिष्ट्यपूर्ण चीज मुझे ये लगती है कि कण्व ऋषि के रूप में एक पिता जो उपदेश अपनी कन्या शकुंतला को देते हैं, वो आज 2000 वर्षों बाद भी कितना परिपूर्ण और समर्पक लगता है. भारतीय आलोचकों ने इस नाटक की प्रशंसा की है इस तरह से. वो तो कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला. 1791 में जब जॉर्ज फोस्टर ने जर्मन लैंग्वेज में इस नाटक का अनुवाद किया तो ये नाटक विश्व भर में प्रसारित हो गया और पूरा विश्व इस नाटक से प्रभावित हो गया. महाकवि कालिदास पूरे विश्व भर में फैल गए, छा गए. हमारी रंगभूमि, हमारी भारतीय रंगभूमि उस समय से कितनी दृढ़ और समृद्ध थी, इसका हमें प्रतीत होता है इस नाटक से. अरे आ गए आप लोग. तो इस 10 नाटकों की श्रृंखला में अगला नाटक है एडिपस रेक्स, सोफोक्लेस द्वारा लिखित. देखिए, भारतीय नाटक परंपरा जितनी पुरानी है उतनी ही एक और वैश्विक नाट्य परंपरा है पुरानी, जो है ग्रीक थिएटर, ग्रीक नाट्य परंपरा. और ईसा पूर्व करीब 600 से 700 साल से ये नाटक परंपरा जारी है. बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नाटक इसमें होते थे. इसमें एक सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक नाटक हमने लिया है एडिपस रेक्स, ग्रीक ट्रेजेडी जिसको हम कहते हैं. ग्रीक नाटकों की कहानियाँ, उनकी पात्रों की जटिलता, ये उनकी शैली, ये सब चीजें जानना किसी भी नए थिएटर एंथुसियास्ट के लिए बहुत जरूरी है. तीसरा नाटक है नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सन द्वारा लिखित अ डॉल्स हाउस, गुड़िया का घर. ये नाटक पहली बार
1879 में, दिसंबर 1879 में कोपेनहेगन डेनमार्क में खेला गया था। जब ये नाटक खेला गया था तो पूरे विश्व में, यूरोप में तहलका मच गया था, क्योंकि एक शादी में, एक मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में औरत का स्थान क्या है एंड इन टर्न समाज में औरत का स्थान क्या है, इसको लेकर इस नाटक ने बड़े सवाल निर्माण कर दिए थे। हालांकि हेनरिक इब्सन साहब ने जब ये नाटक लिखा था तब उनके मन में ये नहीं था कि मैं स्त्रीवादी नाटक लिख रहा हूँ या फेमिनिस्ट नाटक लिख रहा हूँ। उन्होंने बस अपने थॉट इस नाटक के ज़रिए लोगों के सामने रखे और पूरा समाज इससे हिल गया था। अखबारों में, समाज में और थिएटर की दुनिया में बहुत क्रांति इस नाटक ने कर डाली। नाटक की दुनिया में इस नाटक ने बहुत क्रांति इसलिए कर डाली क्योंकि इस नाटक से वास्तववाद या रियलिज्म लोगों के सामने आ गया। आम घरों जैसा सेट, फर्नीचर, बर्तन, प्रॉपर्टीज़, सोफ़ा सेट, टेबल, कुर्सियाँ, जो जैसे आम जिंदगी में घर होता है वैसे ही घर रंगमंच पे लाना शुरू कर दिया। इसलिए हेनरिक इब्सन साहब को फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। वी मस्ट रीड दिस प्ले, अ डॉल्स हाउस। अगला नाटक जो मैंने चुना है वो है विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित शांतता कोर्ट चालू है, यानी खामोश अदालत जारी है। भारतीय रंगभूमि का ये एक महत्वपूर्ण नाटक है। ये नाटक 1968 में पहली बार मंचन हुआ था मुंबई में, और ये नाटक सिर्फ नाटक नहीं है। एक्चुअली एक अकेली औरत के प्रति एक समाज उसकी पर्सनल लाइफ में कितनी घुसपैठ कर सकता है और उसके प्रति कितना असंवेदनशील हो सकता है, इसका एक दस्तावेज है। इस नाटक ने भारतीय रंगभूमि पर बहुत तहलका मचा दिया था और रियलिज्म को विजय तेंदुलकर साहब ने बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने ला दिया था। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन फिर भी ये नाटक बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है जो किसी ने भी पढ़ना चाहिए। नाटकों का अनुक्रमण इस नाटक के बिना और इस नाटककार के बिना अधूरा है। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित हैमलेट जागतिक रंगभूमि का ये एक बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। विलियम शेक्सपियर द्वारा ये नाटक लिखा गया था 1603 में। मानवों का आंतरिक द्वंद्व, मानवों की एक दूसरे के प्रति प्रवृत्तियां इस नाटक में बहुत कॉम्प्लिकेटेडली चित्रित की गई हैं। अगर आप अंग्रेजी में इस नाटक को पढ़ रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर साहब का काव्य, उनके शब्द, उनके मतितार्थ हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हर रंगकर्मी ने पढ़ना चाहिए विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित हैमलेट। अगला नाटक है रशियन नाटककार एंटोन चेखोव द्वारा लिखित द चेरी ऑर्चर्ड, यानी चेरी का बगीचा। ये नाटक 1904 में मॉस्को आर्ट थिएटर द्वारा मॉस्को में पहली बार मंचित किया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के ट्रांजिशन के दौरान रशिया और मैं तो कहूँ पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था, और ये परिवर्तन इस नाटक में बहुत अच्छी तरह से प्रतिबिंबित किया गया है। और एक बात, एंटोन चेखोव साहब का रियलिज्म बहुत कठिन है, बहुत अलग है, जो मनुष्यों के और किरदारों के अंतरंग को अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है, लोगों के सामने लाता है, और एक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। भारतीय रंगभूमि का अभ्यास बादल सरकार के नाटकों के अभ्यास के बिना अधूरा है। मेरा अगला नाटक है बंगाली राइटर बादल सरकार द्वारा लिखित बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत, जिसका अनुवाद भारत के तमाम भाषाओं में हुआ है। युवा यानी यूथ, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी कुंठा यानी सफोकेशन, और उनकी निराशा यानी फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, इसका
बहुत ही बखूबी चित्रण इस नाटक में किया है। इस नाटक का स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है। शुरू में समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जब समझ में आता है तब आदमी हिल जाता है। बादल सरकार का जो थिएटर था उसको थर्ड थिएटर कहते हैं, और थर्ड थिएटर के बारे में जानना हर रंगकर्मी का काम है। तुगलक, गिरीश कार्नाड जी द्वारा लिखित तुगलक ये मेरा अगला नाटक है। गिरीश कार्नाड सर की एक अलग शैली है। वो पुरानी कहानियों से या पौराणिक या ऐतिहासिक कहानियों से अपनी बात रंगमंच पर लाते हैं। तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधाभासी चरित्र को दिखाने वाला नाटक है। वो ऐसे बादशाह थे जो हिंदू और मुसलमानों को एक ही नज़र से देखते थे, और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो मानवीय विचार थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस नाटक में परावृत्त किया गया है। इसमें ये बात भी हमें प्रतीत होती है कि सियासत और मजहब की जंग में हर कोई सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो जरूर पढ़िए गिरीश कार्नाड जी द्वारा लिखित नाटक तुगलक। बर्टोल्ट ब्रेख्ट, इनकी एक अलग ही नाटक की शैली थी जिसको कहते हैं एपिक थिएटर। बर्टोल्ट ब्रेख्ट का नाटक है कॉकेशियन चॉक सर्कल, यानी खड़िया का घेरा। ये बर्टोल्ट ब्रेख्ट के 4 महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। उनके नाटक के जरिए वो ऐसे मुद्दे हमारे सामने रखते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी से उपजे हैं, लेकिन फिर भी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एपिक थिएटर उनकी जो शैली है बहुत ही अलग है, म्यूजिकल है और एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग को, दिलो दिमाग को हिट करती है। तो मेरा नाटक है बर्टोल्ट ब्रेख्ट द्वारा लिखित कॉकेशियन चॉक सर्कल। आधे अधूरे, भारतीय नाटककार मोहन राकेश द्वारा लिखित आधे अधूरे। मोहन राकेश जी के पदार्पण से भारतीय साहित्य में एक नया मोड़ आया था। उनका यह नाटक सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखा गया है, जिसमें कहीं पे भी पूर्णता नहीं है, सब कुछ आधे अधूरे हैं। यह नाटक स्त्री और पुरुष के बीच के तनाव और लगाव को बहुत अच्छे तरीके से चित्रित करता है। इसके मुख्य पात्र सावित्री और महेंद्र नाथ के माध्यम से नाटककार ने आम भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार को व्यक्त किया है। आणि अशा तऱ्हेने माझ्या इतक्या महत्त्वाच्या आणि इन्फॉर्मेटिव्ह व्लॉगला व्हेन्यू प्रोव्हाइड केल्याबद्दल संजय भास्कर जोशी सरांचे आणि मुख्य म्हणजे पुस्तक पेठेचे मी खूप खूप आभार मानतो। तर आता आपण पुस्तक पेठेत आलेलो आहोत। मी खरं तर खूप ऐकून होतो, मी नेटवर पण खूप पुस्तक पेठेचे फोटो पाहिले होते आणि आज यायचा योग आला। आणि सर, मला फक्त सांगा की पुस्तक पेठ ही कॉन्सेप्ट तुम्ही कशी काय डेव्हलप केली आणि हे नाव कसं काय तुम्हाला सुचलं? त्याची गंमत अशी आहे, 21 वर्ष मी कॉर्पोरेट क्षेत्रात उच्च पदावर काम केलं। आय वॉज असिस्टंट व्हाईस प्रेसिडेंट इन आयडिया सेल्युलर। ओके। त्यानंतर वैशंपायन म्हणून आमचे मित्र आहेत, ते म्हणले की निवृत्तीनंतर काहीतरी सुरू करायचं आहे। एक्झॅक्टली। तर त्यांना पुस्तकाचं दुकान सुरू करायचं होतं। त्यांना आमचे अवधानी म्हणून एक मित्र आहेत, त्यांनी माझ्याकडे तासभर गप्पा झाल्या। त्यांनी मी सांगितलं पुस्तकाचं दुकान कसं सुरू करावं, काय करावं वगैरे। त्या आमच्या गप्पांच्या शेवटी त्यांनी एक वाक्य उच्चारलं। ते वाक्य असं होतं, जोशी मी हे दुकान सुरू करतो एका अटीवर, तुम्ही मला जॉईन झालं पाहिजे। आणि त्या क्षणी मी आणि वैशंपायन आमची दोघांची जोडी जमली आणि 2016च्या दसऱ्याला पुस्तक पेठ सुरू झाली। क्या बात है। पुस्तक पेठ का आता पुणे हे पेठांचं शहर आहे, अनेक पेठा इथं बसल्यात, पण पुण्याची दुसरी ओळख ही ज्ञानवंतांचं शहर आहे। ज्ञान इथं महत्त्वाचं आहे आणि पुस्तकांचं महत्त्व या शहराने जाणलंय, म्हणून आम्ही पुस्तकांचीच पेठ बसवायचं ठरवलं। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की गेल्या 5 वर्षामध्ये ही पेठ भरभरून वाहती आहे। क्या बात है। रसिकांचा कायम ओघ आहे इथं आणि उत्तम चालू आहे पुस्तकांची पेठ। आणि मला अतिशय आनंद वाटतो, अभिमान वाटतो याचा की महाराष्ट्रातले मराठीमधले बहुतेक सगळे साहित्यिक, कलावंत, अभिनेते सर्वांनी पुस्तक पेठेत मात्र चक्कर टाकली आहेच। भरपूर वेळ घालाव्यात, म्हणजे मी नावं घेत नाही आता, किशोर कदमपासून दिलीप प्रभावळकरपासून सगळे मराठीचे लोक, सगळे वसंताबाई ढाक्यांपासून सगळे साहित्यिक इथं आलेले आहेत।
इथं विक्री होत नाही फक्त, तर साहित्याचा उत्सव होतो. इथं फक्त केवळ पुस्तकं विकत नाही मी, इथं पुस्तकांविषयी माहिती सांगतो. आणि म्हणून लोक वारंवार इथे येतात की एक लेखक समीक्षक स्वतः इथं पुस्तकांविषयी माहिती सांगतो, गप्पा मारतो मी, आणि त्यातून पुस्तक पेठ बहरली खऱ्या अर्थाने गेल्या 5 वर्षामध्ये. मित्रांनो, खरंच आहे, मी पहिल्यांदा आलो, आता एक अर्ध्या तासापूर्वी इथे आलो आणि मी इथल्या या विश्वामध्ये हरवून गेलो. आणि नॉट ओनली इन मराठी पण हिंदी आणि विश्व साहित्य ज्याला आपण म्हणतो, वर्ल्ड लिटरेचर मधली सुद्धा अनेक पुस्तकं, अनेक दुर्मिळ पुस्तकं इथे आहेत. तर तुम्ही जरूर इथे व्हिजिट द्या आणि या विश्वात हरवून जा, असंच माझं तुम्हाला म्हणणं आहे. मित्रांनो, पुस्तक पेठेची लिंक मी माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेली आहे. त्याला व्हिजिट करा आणि पुस्तक पेठ कोथरूडमध्ये आहे. जरूर इथे या आणि ह्या सगळ्या पुस्तकांचा आनंद घ्या.